नमस्कार सर। आज के पॉडकास्ट में हम लोग सीटेट एग्जाम को लेकर के चर्चा करेंगे कि सीटेट एग्जाम का फॉर्म भरने का डेट आ चुका है और सब लोग फॉर्म भरने में बिजी हैं। फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, फॉर्म भरने में क्या क्या विद्यार्थी गलती कर जाते हैं, सीटेट की बेहतर तैयारी कैसे करें और कौन सी सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें या तैयारी करते समय ज्यादातर बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, ये सारे चीजों पर हम लोग आज के पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं, आंधियों में भी जिनके कदम कभी नहीं रुकते, मेहनत की आग जब भीतर जलती है तब किस्मत भी झुककर सलाम करती है। सर जी, सबसे पहले कि सीटेट एग्जाम को फॉर्म भरते समय सावधानी क्या बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो सर आपके दर्शकों को सलाम, और आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके इस जो है कि अमूल्य सूचना को जरूर सुने और देखें। अभी सीटेट फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है सर, और हमको लगता है कि शुरू से लेकर के अब तक सीटेट फॉर्म में कोई बहुत ज्यादा संशोधन नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज का संशोधन हुआ है कि इस बार जो आपका परीक्षा केंद्र चूज करने के लिए नहीं आ रहा है। अच्छा, तो बच्चों में ये थोड़ा डर हो गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बिहार के हैं तो हम गुजरात चले जाएंगे, हम यूपी के हैं तो हम बंगाल चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा क्या किया है कि जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट जो आप पता डालते हैं उसी पते के अनुसार आपको जो है कि डिस्ट्रिक्ट यानी परीक्षा केंद्र या सेंटर आपका अलॉट हो जाएगा। मतलब पहले सेंटर चूज करने का ऑप्शन था आपके पास 3 ऑप्शन रहता था। अच्छा। आप चूज कर लेते थे, और लेकिन इस बार उसको हटाया है। तो बच्चे बहुत परेशान है कि परीक्षा केंद्र आ ही नहीं रहा है, कि कहीं दूर न भेज दे तो हम क्या करेंगे। तो इस बार जो है कि हम बच्चों को यह सलाह देना चाहेंगे कि आपको इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो भी आप अपना होम पता डालेंगे, लोकल पता डालेंगे या करंट एड्रेस जो भी आप डालेंगे, उसी के इर्द गिर्द वाले जिले में या उसी जिले में आपका परीक्षा केंद्र पड़ जाएगा। यानी इससे बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत बच्चे इस बात को लेकर के परेशान होंगे कि सेंटर चूज करने का पहले ऑप्शन देता था और इस बार नहीं दिया, तो परेशान है। तो इस परेशानी को लेकर के टेंशन में मत रहिए। आप अपना जो फॉर्म की रिक्वायरमेंट है आप डालिए। सेंटर आपके होम डिस्ट्रिक्ट में या डिस्ट्रिक्ट के नियरेस्ट वाले डिस्ट्रिक्ट में रहने की संभावना है ना। अच्छा, तैयारी करने के दौरान सर, सीटेट का जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, तो सब्जेक्ट को प्रेफर कैसे करें और सबसे ज्यादा समय कौन से सब्जेक्ट पर दें? जैसे देखिए सर, हम तो चूंकि सीटेट का सबसे मूल विषय पढ़ाते हैं जिसको सीडीपी बोलते हैं। सीडीपी, हाँ, तो जिसको हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड जो है कि पेडागोजी बोलते हैं। तो ये सबसे मूल विषय होता है। जितने भी इसमें विषय होते हैं सब इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, और इसका केंद्र बिंदु हो जाता है बालक। तो सीडीपी पढ़ाने के नाते मैं बच्चों को यह सलाह देना चाहूंगा कि आपका फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए सीडीपी पर। अच्छा। और सीडीपी में बाल विकास एक होता है, एक शिक्षा शास्त्र होता है। तो बाल विकास में जैसे मान लीजिए बालक को बढ़ाते 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 हम किशोरावस्था तक ले जाते हैं। हाँ। और वही बालक जब बड़ा हो जाता है तो वही मान लीजिए ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के बाद वह डीएलएड या बीएड करता है, और डीएलएड या बीएड करता है तो उस बालक का ये होता है कि अब हमको पढ़ाना कैसे या सीखने के लिए वो करता है। तो जब वह मान लीजिए पढ़ाने के लिए सीखेगा तो जब बच्चों के बीच में जाएगा तो बच्चे उसको कैसे देखेंगे, क्योंकि बच्चों में विभिन्नताएं होती हैं, भिन्न भिन्न तरीके के होते हैं। तो इसके लिए पेडागोजी जानना उसको जरूरी है। इसके कारण हर विषय में 15-15 नंबर का पेडागोजी होता है। जैसे मान लीजिए आपका कंप्लीट 30 नंबर का सीडीपी हो गया। आप हिंदी वाले अगर भाषा के अध्यापक बनते हैं तो 15 नंबर आपका 2 पैसेज आता है, जिसमें 15 नंबर का 2 पैसेज होता है, जिसमें आपके 2-2-4 यानी 4 नंबर उसी पैसेज में व्याकरण के 4 से 5 नंबर आते हैं, और 11 नंबर या 10 नंबर आपके क्या रहते हैं पैसेज वाले, उसमें छांट के लिखना रहता है। लेकिन 15 नंबर का आपका फुल पेडागोजी होता है जो आपके सीडीपी वाले पार्ट से जो है कि सटता है, जिसमें भाषा क्या है, भाषा अर्जन क्या है, भाषा अधिगम क्या है, बहुभाषिकता क्या है, समझ रहे हैं, जिन प्याजे के अनुसार भाषा क्या है, बैगोस्की के अनुसार क्या है, बंडूरा के अनुसार क्या है, चौमस्की के अनुसार क्या है। तो ये सारी चीजें उसमें रहती हैं, और जिन बच्चों का इस पर पेडागोजी वाले सेक्शन पे पकड़ रहता है तो ये सूझ आधारित क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा आप कंटेंट से जोड़ करके, सीडीपी से जोड़ करके अगर उसको हल करते हैं तो हमको लगता है बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 4 नंबर का जो व्याकरण होता है वो 4 में चारों सही हो जाता है, जो 4 से 5 होता है, और बाकी पेडागोजी में आप 15 का होता है तो कम से कम आप 12-13 नंबर पा सकते हैं। आप मान लीजिए पैसेज आप कर लेते हैं तो पैसेज में और अच्छा नंबर, तो वहां आप कम से कम 25 से 28 नंबर गेन कर सकते हैं। सीडीपी सारे बच्चों को आसान लगता है, जो भी अगर हल्का फुल्का पढ़ लेते हैं उसमें 22 से 25 नंबर हमको लगता है कि सारे बच्चों का आ जाता है।
तीसरा जो हम लोगों का सेकंड लैंग्वेज इसका होता है, तो कुछ बच्चे संस्कृत लेते हैं, कुछ उर्दू लेते हैं, कुछ जो है इंग्लिश लेते हैं, कुछ बांग्ला लेते हैं, मतलब कई भाषा में बच्चे लेते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों का प्रेफर जो होता है वो होता है इंग्लिश या संस्कृत। तो इंग्लिश या संस्कृत में देखेंगे जो हिंदी का पेडागोजी होता है 15 नंबर, सेम वही सिलेबस आपका चाहे इंग्लिश का हो चाहे आपके संस्कृत का हो, वो सेम होता है, और सेम पेपर में भी उसका अनुवाद होता है। ये बच्चे इस बात को नहीं जानते हैं। अच्छा। अगर वो उनको संस्कृत नहीं आ रहा है, उनको अंग्रेजी नहीं आ रहा है, और वो जैसे मान लीजिए लैंग्वेज 1 है तो लैंग्वेज 1 वाले में आपका उसका अनुवाद रहेगा, लैंग्वेज 2 है तो लैंग्वेज 2 वाले में अनुवाद रहेगा। उस अनुवाद को देख करके जैसे हिंदी में देख लेंगे, आज संस्कृत में जाकर के उसको ट्रिक कर सकते हैं। ये कोई बच्चा जानता नहीं, ये बहुत मूल बात मैं आपके एपिसोड में बच्चों को बताना चाह रहा हूँ। इसको चेक कर लें तो ये समझिए कि उनको आराम से जो है कि 15 इधर कर लिए हिंदी में, 15 उधर कर लिए, 30 हो गया। 30 में कितना हो कम करेंगे तो 22-25 नंबर कर सकते हैं। अभी उनके पास 30 फैक्ट बचा हुआ है। आराम से वो मान के चलिए कि कम से कम 45 से 48 नंबर दोनों सेक्शन मिला के यही वो कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि जो बच्चे डीएलएड होते हैं उनका ईवीएस पार्ट होता है, 15 नंबर उसमें फैक्ट होता है, 15 नंबर आपका पेडागोजी होता है। फिर मैथ होता है तो मैथ में आपका 15 नंबर फैक्ट, मैथ उसका अगर डीएलएड जो बच्चे होते हैं 1 to 5 देते हैं तो मैथ बहुत ईजी होता है, और 15 नंबर का पेडागोजी उसमें होता है। तो 5 सेक्शन आपके डीएलएड के बच्चों के लिए होता है, जैसे सीडीपी 30 नंबर हिंदी, 30 नंबर इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू, और 30 नंबर आपका ईवीएस और 30 नंबर मैथ। तो ये कंप्लीट बच्चों का है। तो मैं ये सजेशन आपके एपिसोड के माध्यम से बच्चों को ये देना चाहूंगा कि जिन बच्चों को का अगर जो है कि सीडीपी पे पेडागोजी पे अच्छा पकड़ है, उनका प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत बेहतर काम करता है, बोधात्मक क्वेश्चन को देख करके जल्दी से समझ जाते हैं, तो उनमें जो है कि इसको सीटेट परीक्षा उनके लिए 0, कुछ नहीं। अच्छा, समय बहुत कम दिया। हाँ, यही बात को समझ, समय चूंकि बहुत बच्चे थे कि इंतजार कर रहे थे कि सीटेट आएगा तो तैयारी करेंगे। यही तो समय का ही खेला रहता है सीटेट में, क्योंकि समय पर अगर आपकी पकड़ आ गई तो परीक्षा आपके लिए कठिन नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इतना लंबा क्वेश्चन, इतना लंबा उत्तर होता है कि ऊपर से पढ़ते आए नीचे तक आए तब तक ऊपर वाला उनको भूल गया और इनमें बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग पढ़ाते हैं तो उसका कोड वर्ड भी बताते हैं। अच्छा, कि उसमें निगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, उसमें टैग वर्ड क्या है, किन शब्दों को पकड़ के मार देना है, निगेटिव के साथ निगेटिव को साट देना है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को साट देना है। कुछ शब्द होते हैं जिसको पकड़ करके आपको कितना हो पढ़ेंगे, कितना हो लंबा है, आप उसी को पकड़ के आंसर लगा दीजिए, कहानी आपकी फिट हो जाएगी। तो ये सर ये एक सीटेट का जुगाड़ है, ये सारे अध्यापक नहीं जानते हैं। इसके लिए अनुभव का होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप मान लीजिए 1 आध साल पढ़ाए, चूंकि हम लोग लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हुए लमसम 9 साल 8 साल 16 साल के करीब होने जा रहा है, और सीटेट पीआरटी के भी बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाया है, इसलिए एक एक कड़ी हम लोगों को पता हो गया है। बच्चे हमारे क्लास में देखेंगे, आप कभी चलिएगा ऑफलाइन क्लास में, तो बच्चे एक दूसरे पर चढ़ के कह सकते हैं, बैठते हैं, इतनी भीड़ होती है, क्योंकि उस जुगाड़ को देखने के लिए कि सर कैसे बताते हैं। तो उसमें टाइम मैनेजमेंट भी हम करवाते हैं कि मतलब आपको इतने समय में कैसे क्वेश्चन को पकड़ लेना है। बहुत बच्चे लेकर के आते हैं, सर मेरा एक सेक्शन है छूट गया, हम क्या करें, टाइम के अभाव में हम रंग ही नहीं पाए। तो इसलिए उसको बताया जाता है कि आप ओएमआर सीट और ये कैसे आप समय को बचाएंगे और कैसे समय के अंदर सारे क्वेश्चन को टच करके आएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्क होता नहीं है, क्योंकि यह एक पात्रता परीक्षा है। इससे नौकरी नहीं मिलना है, लेकिन इसके बिना भी नौकरी नहीं मिलना है, दोनों बात है। तो ये जरूरी रहता है। तो इसलिए ये बच्चों को सारा जुगाड़ हम लोग बताते हैं कि कैसे आपको पास करना है। एग्जाम बच्चे पास कर गए, सीटेट एग्जाम हमने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया और एग्जाम पास कर गया, तो उसके बाद तो बीपीएससी क्वालिफाई करनी पड़ेगी। जैसे आप देखिए सर, होता क्या है कि आप सीटेट परीक्षा पास करते हैं, केवल एक परीक्षा पास करने से आप में अनेक तरह के रास्ते खुल जाते हैं। जैसे आप समझिएगा, अगर केंद्रीय लेवल पर आएंगे, केबीएस, एनबीएस, एमआरएस, आर्मी, रेलवे, आपके केंद्रीय लेवल पर खुल गए, जिसमें आपका जो है कि पास आउट मार्क है कि मान लीजिए आप कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 82 नंबर, जनरल से बिलोंग कर रहे हैं तो 90 नंबर, इतना नंबर पाए आप पास हो गए। सेंट्रल स्तर के आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात और एक आ गई कि अगली वैकेंसी आपके स्टेट में, आपके होम स्टेट में आ गया, जहां के आप निवासी, तो आप वहां के स्टेट पास है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं, आप सीटेट पास हैं तो दी बेस्ट है। जैसे बिहार के संदर्भ में एक सबसे बेहतरीन बात ये देखने को मिलता है कि जैसे मान लीजिए कि एक मानक है कि 82 और आपको 90 नंबर पाना अनिवार्य है, लेकिन बिहार सरकार ने SC ST के बच्चों को एक छूट दे रखा है कि आप 75 नंबर भी अगर पाते हैं तो मैं आपको पास आउट मानूंगा। जो बीपीएससी अपने नोटिफिकेशन में शिक्षक बनने के लिए एक बाकायदा लाइन, उसमें एक बाकायदा लाइन बना के लिखी रहती है कि SC ST के अगर बच्चे हैं, SC ST हैं, दिव्यांग है, तो उनको हम 75
नंबर पर पास मानेंगी। हालांकि सीबीएसई नहीं मानती है। सीबीएसई अगर आप कैटेगरी में है तो 82 है, 55%। मान लीजिए कि आप जनरल है तो 60% यानी 90 नंबर ये मानती है। लेकिन ये बिहार एक ऐसा राज्य है जो अपने वहां विशेष छूट एससी एसटी के वर्गों को दिया हुआ है, इसलिए यहाँ रिजल्ट बहुत व्यापक पैमाने पर हो सकता है अगर बच्चे थोड़ा सा केवल ध्यान दे दें सीटेट पर। तो समय वाकई में लेकिन कम दिया क्योंकि बच्चे इंतजार कर रहे थे। देखिए ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हुआ है। जैसे सीटेट जो होता है, सीटेट एक साल में दो बार का प्रावधान है, 6 महीना 6 महीना। एक सत्र है इसका, एक जुलाई है एक दिसंबर है। इस बार हुआ क्या कि जुलाई में पेपर न होने का कारण था कि सीटेट अपने जो है कि रूल रेगुलेशन पाठ्यक्रम में हर चीज में बदलाव के मूड में थी। जैसे सीटेट अब पहले होता था 2 ही स्तर पे, मतलब अभी तक हो रहा है 2 ही स्तर पर, एक आपका 1 to 5 एक 6 to 8। लेकिन ये अगले बार से सीटेट 27 से ज्यादातर चांस ये लग रहा है कि अब ये होगा इंटर लेवल तक। हाँ मतलब या तो कह सकते हैं 3 लेवल या तो 4 लेवल पे सीटेट होगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ बिहार सरकार, अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार सरकार क्या करती है कि इंटर में या 9 10th में आपको अध्यापक बनना है तो यहाँ ये पात्रता परीक्षा कराती है जिसको स्टेट बोला जाता है। तो अगर मान लीजिए जब सीटेट अगर करा दिया तो सीटेट अगर कराया तो इंटर तक पात्रता परीक्षा आप पास है तो स्टेट पास करिए या न करिए उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इस बार का सत्र लेट हुआ है, नहीं तो इसका सत्र ही है जुलाई और दिसंबर। हाँ तो जुलाई वाला नहीं हुआ, जुलाई वाला नहीं हुआ तो जुलाई वाला ही ये फरवरी में आया है। जुलाई वाला ही फरवरी में होने जा रहा है। अब इसके बाद हाँ ज्यादातर संभावना है कि सीटेट बहुत व्यापक पैमाने पर बदलाव हो जाएगा, क्योंकि हमको लगता है कि 4 स्तर पे या 3 स्तर पे सीटेट कराएगा। अच्छा बच्चे फॉर्म भरते समय, जैसे अभी कहीं भी आप फॉर्म भरने के सेक्शन पे चले जाएं तो बहुत ज्यादा भीड़ है और फॉर्म धड़ाधड़ भर रहे हैं लोग। फॉर्म भरने के दौरान में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जो बच्चे गलती कर जाते हैं और उसका जरूरी है भुगतना बाद में भुगतना एकदम। जैसे कि देखिए नाम इत्यादि आप देख करके अच्छे से, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आधार कार्ड में जो आपका नाम है वही उसमें भी होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड से जब आपके डिजिलॉकर में मार्कशीट आती है तो उसी आधार कार्ड वो नाम होना चाहिए तभी आपकी मार्कशीट डाउनलोड होती है, वो स्पेलिंग होना चाहिए। तो इसलिए जैसे एक बार हम भी जब दिए थे तो मेरे जो है आधार कार्ड में एक अक्षर गड़बड़ हो गया था, मेरा मार्कशीट नहीं डाउनलोड हो रहा था, हम घबरा गए। तो फिर जो है कि उसको चेक कराए तो उसमें आधार कार्ड जब अपना चेंज कराए तो ऑटोमेटिक मार्कशीट डाउनलोड हो गई। तो इसलिए जो है कि बच्चों को नाम इत्यादि, हालांकि बाद में संशोधन का वो रहता है कि आप सीबीएसई को भेजेंगे तो कर देती है, लेकिन फिर भी आप ऐसा क्यों करेंगे, सावधानी से पहले से ही सावधानी आप भरिए तो मेरे दृष्टिकोण में सबसे बेहतरीन रहेगा। थोड़ा सा यही ना होगा कि आपको आधा घंटे से 1 घंटा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा, लेकिन फॉर्म भरते वक्त सावधानी भरेंगे, क्योंकि वो मार्कशीट आपको लिखित नहीं आता है, वो सीधा आपके डिजिलॉकर में डाउनलोड होकर के आता है। अच्छा। आप यहीं से डाउनलोड कर लीजिए। तो इसलिए जो है कि इसलिए ना काम सीटेट का बहुत तेजी के साथ होता है। अभी फॉर्म भरा रहा है, 8 फरवरी को आपका एग्जाम है, उसके बाद देखिए कि हमको लगता है लास्ट फरवरी तक एक हफ्ते का इसका ड्यूरेशन होता है। जैसे उसने परीक्षा लिया 1 हफ्ता के बाद आंसर की, 1 हफ्ता के बाद रिजल्ट, 1 हफ्ता के बाद डिजिलॉकर में मार्कशीट। बहुत तेजी के साथ काम होता है। केवल इस बार सत्र लेट होने के कारण समस्या हो गया है, जैसे जुलाई में होना था नहीं हो पाया, तो इसकी वजह से थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बदलाव होने का चांस था, हमको लगता नहीं बदल पाया, तो फिर एक नोटिस जो है कि सीटेट दिया, नोटिस देने के बाद फिर जो है कि फॉर्म निकाल दिया। अच्छा फॉर्म भर दिए, तैयारी अच्छी चल रही है, कौन सब्जेक्ट को प्रेफर ज्यादा देना चाहिए? प्रेफर बताए तो सर, प्रेफर सबसे ज्यादा आप सीडीपी और पेडागोजी को दीजिए, यही 2 सेक्शन पे। और एक चीज है, जैसे जो बच्चे एसएसटी के होते हैं उनको कंटेंट पर भी प्रेफर देना है। अच्छा। क्योंकि उसमें आपका 18 से 20 ही क्वेश्चन आता है, और आपका मान के चलिए अगर 20 पकड़ लिया जाए तो आपका 40 क्वेश्चन पूरा होता है जो आपके कंटेंट से होता है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी 3 सेक्शन से आता है। जैसे आप मान लीजिए अगर आपका कंटेंट पर पकड़ा नहीं है तो आप पेडागोजी कितना कर देंगे, कितना कर पाएंगे? तो खास करके मैं एसएसटी के बच्चों से ये कहूंगा कि उनको 6 से लेकर के 8 तक एनसीईआरटी का बुक पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी का मतलब बेस से तैयार होना, बेसिक से ही क्वेश्चन पूछता है, एकदम बेस से तैयार होकर के आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, अवधारणा आना चाहिए, तो तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाते हैं। वहां रट्टू नहीं होता, रटंत नहीं होता कि आप रट के गए। जैसे देखेंगे स्तर 3 तरह के स्तर के आधार पर शिक्षण देखा जाए तो 3 होता है। एक स्मृति स्तर जिसमें रटना होता है, एक बोध स्तर जिसमें समझना होता है, एक चिंतन स्तर जिसमें जो है कि क्यों कैसे का प्रश्न बालक करता है। तो आपको किसी चीज को समझना है, क्यों कैसे वाला क्यों, तो इसलिए जो है कि आपको रटना, इसमें रट करके अगर आप सोचेंगे एग्जाम पास कर देंगे तो भूल जाइए, नहीं हो सकता। इसलिए आप कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। और जो है कि ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम लोग अपने पेडागोजी वाले सेक्शन में बच्चे तैयार नहीं कर पाते हैं तो उसमें हम लोग जुगाड़ बता देते हैं, तो कैसे करना है। अब कुछ कंटेंट होते हैं जिसको समझना होता है बच्चों को, वो जरूरी होता है। तो कहने का मतलब सर आपको कुल मिला जुला करके एक सिनेरियो बता दें कि कठोर परिश्रम बहुत जरूरी है। जैसे एक आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बच्चों को शायरी भी सुनाना चाहूंगा कि सपनों की उड़ान भरनी है तो डर को छोड़ना होगा, सपनों की उड़ान भरनी है तो डर को छोड़ना होगा, हर मुश्किल से आगे बढ़कर खुद को मोड़ना होगा।
और राहें खुद ब खुद आसान होने लगती हैं, बस हर दिन खुद को कल से ज्यादा जोड़ना। बिल्कुल। तो ये सर अगर काम करें तो मेरे समझ से परिश्रम का कोई तोड़ नहीं है, कठिन परिश्रम से ही आपका रिजल्ट हो सकता है। एक कंफ्यूजन बच्चे के अंदर हम कमेंट सेक्शन में देख रहे थे कि दिसंबर में फॉर्म आई है, फरवरी में एग्जाम होनी है, और जो बच्चे बीएड में अभी एडमिशन लिए हैं 2025 वाला सेशन जो अगस्त में आई थी, या फिर डीएलएड वाला जो सेक्शन है वो भी 25 अगस्त का ही सेशन है, तो जो अभी 25 में एडमिशन लिए हैं वो फॉर्म भर सकते हैं? एकदम पहले बात इस चीज को मैं पूरा क्लियर कट कर दे रहा हूँ सर, कि पहले होता था कि पहले जब बच्चा अंतिम सेमेस्टर या अंतिम ईयर में होता था तो उसको अपेयरिंग माना जाता था। अब ऐसा नहीं है, आप जिस दिन एडमिशन लिए उसी दिन से अपेयरिंग सीटेड मान ले। आप भरिए, आप में क्षमता है, पास करके रख दीजिए, आपका परसेंटेज डिग्री कंप्लीट, फिर आप नौकरी के लिए आवेदन करिए। तो मतलब यदि हम एडमिशन 2025 में लिए तो हम सीटेट में बैठ सकते हैं? एकदम बैठ सकते हैं। बता दिए ना, जिस दिन आप एडमिशन लिए उसी दिन आप अपेयरिंग हो गए। आप में क्षमता है तो पास तो करिए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले या तो अंतिम ईयर में आप हो या सेमेस्टर है तो अंतिम सेमेस्टर में आप हो, तब अपेयरिंग मान। आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही मान ले रहे हैं, कोई समस्या नहीं। तो बच्चा फॉर्म भर सकता है, भर सकता है, पास। बहुत बच्चों का कंफ्यूजन है ये, और मेरी कंफ्यूजन भी चल रही थी क्योंकि मैं समझ पा नहीं रहा था, तो मैं सोचा ये सवाल आपसे ही क्लियर करूंगा। नहीं, जैसे पहले क्या होता था ना, पहले लोग अपेयरिंग समझ नहीं पाते थे कहां से करना है। पहले इसने भी डिसाइड किया था कि अंतिम सेमेस्टर में, अंतिम ईयर में आप हो तो अपेयरिंग माने जाएंगे, लेकिन अब इसको हटा दिया। अब ये सीधा आप एडमिशन आज लिए, फॉर्म भरिए, आप में क्षमता है तो पास करिए। वाह, ठीक हो गया। अच्छा, हाँ, एक सेक्शन पर और चर्चा करें कि तैयारी करते समय ज्यादातर बच्चे क्या क्या गलतियां कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए, और वो गलती करते हैं तो उस ड्यूरेशन उनको पता नहीं चलता, लेकिन बाद में इसका भुगतना उन लोगों को भुगतना पड़ता है। बहुत अच्छा बात पूछे, और इसका मैं आपके एपिसोड के माध्यम से बच्चों को सावधान भी करना चाहता हूं और एक सजेशन भी देना चाहता हूं, क्योंकि एक सीडीपी के अध्यापक होने के नाते। जैसे जो चीज हमको अच्छा लगता है ना, हम सबसे ज्यादा उसको खाना पसंद करते हैं, और वही हमारा पेट खराब कर देता है। यानी इसको कहिए आदत। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमको सीडीपी हिंदी खूब बढ़िया आ रहा है, संस्कृत अंग्रेजी नहीं आ रहा है, हम देखबे नहीं करेंगे उसको, सीधा जा करके एग्जाम में उसका कॉपी को खोलते हैं। हाँ भाई, रिजल्ट होगा? नहीं होगा। यही गलती हो जाती है। इसलिए जैसे देखिए, अगर मान लीजिए हमको इस अंगुली से केवल पकड़ना रहे, पकड़ पाएंगे? नहीं। हमको पकड़ने के लिए क्या चाहिए? पांचों अंगुली चाहिए। अगर आपका 5 सेक्शन है, 5 को बराबर करिए ना, तब ना वो 25 पकड़ाएगा जी। आप सोचेंगे कि जो है कि 3 अंगुली से आप पकड़ने का प्रयास करेंगे तभी जोड़ कम हो जाएगा, नहीं, और जोड़ थोड़ा सा भी अगर गिरा तो आपका कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं बच्चों को ये सजेशन देना चाहूंगा कि आप बराबर सारे विषय को बराबर हक दीजिए। हाँ, नहीं तो कोई अगर उसमें बेईमान नहीं करेगा तो आप जो है कि धाराशायी हो जाएंगे। ये हर जगह ये अप्लाई होती है सर, हर जगह जितने सेक्शन एग्जाम में आ रहे हैं सब सेक्शन पे फोकस करिए। जैसे देखिए सर, कुछ ऊपर नीचे होता है, जैसे समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए आपका सीडीपी बहुत अच्छा है तो आप वहाँ 25 कर दिए, हिंदी बहुत अच्छा है तो 22 कर दिए, तो लेकिन यहाँ 22-25 आप किए तो आपको संस्कृत में मिनिमम 15 तो आना चाहिए, ताकि मान लीजिए अगर 20 का रेशियो बनाएंगे तो 20-25-100 आप 100 नंबर तक जा सके। तो समझ रहे हैं ना, एक आध सेक्शन आपका वीक है तो चल सकता है, लेकिन आपका 2 सेक्शन वीक है तो फिर कैसे बच्चे पास? तो वीक वाला सेक्शन को मजबूत कैसे किया जा सकता है? एकदम मजबूत कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए हिंदी है तो आप जो है कि हिंदी का आपको बता दे रहे हैं कि जैसे अगर पेडागोजी सेक्शन है तो उसमें बहुत सारे सेक्शन आपके सीडीपी से भी मिलते हैं, जैसे भाषा वाले जितने सेक्शन है आपके, मान लीजिए कि उसमें व्याकरण है तो व्याकरण आप शुरू से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, तो व्याकरण आपको क्या तैयार करना है, एक बार जनरली देखना है। उसमें पैसेज ऑलरेडी रहता है, गद्यांश और पद्यांश देख करके छांट लेना है। मैथ है तो मान लीजिए मैथ में कंटेंट आपको बनाने आना चाहिए, कंटेंट आप बनाएंगे भाई, सवाल का उत्तर लाएंगे तभी उसको कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा कि कंटेंट और पेडागोजी आप दोनों को बराबर अधिकार दीजिए, बराबर तैयारी करिए, रिजल्ट बराबर में आएगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो गलती ये करते हैं कि हमको जो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है ना उसी को फोकस करके पढ़ते हैं। वही ना हम आपको कहे कि जैसे हम दुकान पे जाते हैं, जो चीज खूब बढ़िया लगता है उसको खूब खा लेते हैं, और वही हमारा पेट खराब कर देता है, बाद में अफसोस होता है। यही समस्या है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे बच्चे कि जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है वो पढ़ना है, लेकिन जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है उसे भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है। आपको क्या अच्छा लग रहा है, एग्जाम वाला को इससे कोई मतलब नहीं है। आपको हर सेक्शन पढ़ना है, हर सब्जेक्ट पढ़ना है, और तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान जरूर रखें। अच्छा, अभी से जो बच्चे पहले से मान के चलिए तैयारी नहीं किए, जो पढ़े वो थोड़ा मोरा मिला जुला के पढ़े, बहुत बच्चे तो इलेक्शन में व्यस्त रहे, फिर इलेक्शन से बाहर निकले तो फिर वैकेंसी इतनी जल्दी आ गई, तो क्या करना चाहिए? मान के चलिए हमारी तैयारी 0 है,
तो शुरुआत कहाँ से करें? देखिए सर, सबसे पहले तो उन बच्चों को मैं सजेशन ये दूंगा कि 2011 से टेट होना चालू हुआ है और 2024 तक हुआ है। कहीं से आप कलेक्ट करिए पीवाईक्यू, जो भी बुक हो मार्केट में, ऑथेंटिक बुक जिसमें अच्छा दिया हो, उसको ला करके पूरा पीवाईक्यू को कर डालिए। उसके बाद अगर पीवाईक्यू आप करेंगे तो ये मान के चलिए आपकी वही 50% तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी बात, आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो थोड़ा सा कंटेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। तो पीवाईक्यू को आपको समझिए कि एज ए कह सकते हैं जीभ लगा करके चाट जाना है। हाँ, अब उसको समझ करके पढ़ना है, रटना भी नहीं है। समझ करके आप पूरे पीवाईक्यू को कर लिए तो समझिए आपकी कम से कम 55 से 60% तैयारी वही हो गई। क्योंकि वही जिन प्याजे घुमा घुमा के इधर उधर पूछता है, वही बाइगस की घुमा घुमा करके पूछता है। तो इसलिए पीवाईक्यू जरूर लाएं। दूसरी बात, खास करके मैथ, एसएसटी और साइंस के बच्चे, इनका सेक्शन चूंकि अगर 6 to 8 में जाएंगे तो मैथ साइंस के बच्चों के मैथ और साइंस उसमें थोड़ा कठिन हो जाता है, उस पर विशेष ध्यान देना है। एसएसटी के बच्चों को विशेष ध्यान देना है। सीटेट सबसे आसान जो होता है वो होता है 1 to 5 का, जिसमें 5 सेक्शन होते हैं। पांचों में आप देखेंगे कि आपका कम से कम 90 नंबर तो पेडागोजी ही हो जाता है, कंटेंट इसमें थोड़ा कम रहते हैं। तो इसकी भी तैयारी इन बच्चों के लिए तो बहुत आसान होता है। थोड़ा सा अगर मन से तैयारी कर दिए तो ये 110 प्लस है नंबर पाते हैं। और वो केवल एसएसटी के बच्चों और मैथ साइंस के बच्चों के लिए तो कठिनाई है। मैं उनको सजेशन ये देना चाहूंगा कि आप बाकी पार्ट को तैयार करते हुए, लेकिन जो आपका मूल विषय है उसको, उसी से बच्चे फेल होते हैं। एसएसटी में जाएंगे पता चलेगा 25 नंबर पाएंगे 60 नंबर में, वहां इनके लिए गड़बड़ हो जाता है। वहां आपको 35 से 38 नंबर लाना होगा। आप गणित और साइंस वाले पार्ट दोनों को मिलाकर के 60 नंबर वहां होता है, आपको वहां कम से कम 35 नंबर से 38 नंबर लाना होगा, तभी आपकी रेशियो बैठेगी, तभी आपका रिजल्ट होगा। और वहां बच्चे चूक जाते हैं, उधर मेहनत नहीं करते हैं, इधर सीडीपी चालू कर देते हैं, हिंदी चालू कर देते हैं, और इनका पूरा मामला हो जाता है गड़बड़। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि बराबर सारे विषय को आप तैयारी करिए, लेकिन आपका जो मूल विषय खास करके एसएसटी और मैथ साइंस के बच्चे अपने विषय को ज्यादा प्रेफर देते हुए वहां से नंबर ज्यादा गेन करने का प्रयास करें। क्योंकि आप थोड़ा सा अगर तैयारी किए हैं तो सीडीपी में अच्छा नंबर पा जाते हैं, क्योंकि सूझ आधारित क्वेश्चन होते हैं, कुछ कंसेप्चुअल होते हैं, जिसमें वहां से नंबर आसानी से आप पा जाते हैं। बाकी हम लोग क्लास में अगर जो बच्चे पढ़ते हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़े चाहे ऑफलाइन पढ़े, तो वहां हम लोग जो है कि उनको जुगाड़ भी बताया जाता है कि कैसे निगेटिव छांटना है, कैसे पॉजिटिव छांटना है, कैसे क्वेश्चन को करना है, कैसे कोई आंसर नहीं आ रहा है तो उसको करना है। तो इस तरह से हम लोग जो है कि बच्चों को। अच्छा, मानकर चलिए सीडीपी जो आप पढ़ाते हैं, क्या हम लोग को भी पढ़ना चाहिए? क्योंकि पढ़ाना तो हमें भी है, क्या हमें भी पढ़ने से वो बेनिफिट कुछ मिल सकते? क्या ऐसा कुछ? इसीलिए तो डीएलएड में इसको रखा गया है ना। जैसे वहां आप अगर को बाल विकास को अगर नहीं जान रहे हैं तो फिर आप बच्चे को जो पढ़ाएंगे, बच्चे को जो है कि कैसे जान सकते हैं, है ना? हाँ, आप बच्चा किस उम्र में कौन सा हरकत करेगा ये आप कैसे जान पाएंगे? और उस उम्र के लिए कौन सी दवा होनी चाहिए? मतलब आपको इसी के लिए बाल विकास जब आप और शिक्षण पढ़ते हैं तो वहाँ बालक की उम्र, जैसे मान लीजिए शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में कौन कौन हरकत करता है, और उसको दवा देने के लिए हमारे पास क्या शिक्षण विधियां हैं, क्या शिक्षण सूत्र है, माइक्रो टीचिंग हम किए हैं कि नहीं, एक्चुअल टीचिंग किए हैं कि नहीं, ये सारा चीज हमको आना चाहिए। तो ये हम मान लीजिए कि कौन से क्लास को पढ़ाना है तो उसमें कौन से शिक्षण विधि का उपयोग करना है, किस स्तर का बच्चा है तो उसके मानसिक धरातल पर उतर करके कैसे उसको समझाना है, कैसे बताना है, ये सारा चीज हमको आना चाहिए। और ये सब हमको जो है कि मनोविज्ञान से ही आता है, बाल विकास से ही आता है। तो इसलिए प्रत्येक टीचर को इसको जानना अति आवश्यक है। अब देखिए सर, क्यों सरकार कहती है कि हमको प्रशिक्षित अध्यापक ही चाहिए? क्या जो प्रशिक्षित नहीं है वो जानकार नहीं है? बिल्कुल है, जानकार है ना, उसको जानकारी है तभी तो उसको पढ़ा रहा है, लेकिन उनको प्रेजेंट करने का तरीका नहीं पता है। जैसे हम लोग छोटे बच्चे को पढ़ाए तो हम क्या पढ़ाएंगे? पहले उसको हम कहेंगे जोड़, फिर उसको गुना, घटाना, गुना, भाग, उसके बाद उदाहरण, तब सवालों की तरफ जाते हैं। मान लीजिए कोई नॉन प्रशिक्षित टीचर आ गया तो डायरेक्ट सवाल की तरफ चला जाएगा। तो हम सरल से किधर चले गए? कठिन की तरफ। तो ये चीजें आपको प्रशिक्षण डिग्री के दौरान ही सिखाया जाता है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ही पूछना है, कोई लेसन प्लान के माध्यम से हमको पूछना है, तो माइक्रो टीचिंग हम किए हैं तो हमको पता है, एक्चुअल टीचिंग किए हैं तो पता है कि हमको कैसे स्पष्टीकरण देना है, कैसे जो है कि प्रस्तुतिकरण देना है, कैसे क्वेश्चन बनाना है, कैसे बच्चों को इसको प्रेजेंट करना है, कैसे उनके मानसिक धरातल पर उतारना है, किस एज में कौन बच्चा कौन सा जो है कि मेथड को समझ सकता है। तो ये सारी चीजें सर प्रशिक्षण के दौरान बताई जाती हैं, कराई जाती हैं। सीटेट एग्जाम को पास करने के लिए अभी प्रेजेंट में चूंकि दिसंबर मिला जुला कर आ गई है, और दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी में एग्जाम है, यानी आप ले सकते हैं 60-65 दिन समय बचा है। 8 फरवरी को है एग्जाम। हाँ, तो वही 60 दिन के आसपास समय बचा हुआ है। तो कितने घंटे पर डे हम पढ़ाई करें
ताकि हमें तैयारी में किसी प्रकार का कमी नजर नहीं देखिए, अगर आप कहीं तैयारी किसी कोचिंग संस्थान या कहीं अगर नहीं कर रहे हैं, तो मेरी समझ से आपको कम से कम 7 घंटा से 8 घंटा घर पर पढ़ना, सेल्फ स्टडी। अगर आप किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े हैं या ऑनलाइन ऑफलाइन या कहीं भी कर रहे हैं, तो वहां जो समय आप दे रहे हैं उस समय के अलावा आपको कम से कम 5 घंटा पढ़ना चाहिए, जिसमें कम से कम एक पेपर सॉल्व करने के लिए 2.5 घंटे का समय आपको एग्जाम में मिलता है, लेकिन आपको स्टॉप वॉच लगा करके 2 घंटा PYQ को सॉल्व करना चाहिए और 3 घंटा आपको कंटेंट पढ़ना चाहिए, और बाकी वहां आप छोड़ दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आराम से परीक्षा को पास हो सकते हैं। इस परीक्षा, ये पात्रता परीक्षा है, इसमें निर्धारित है कि इतना अंक आप पाएंगे तो पास माने जाएंगे। इससे नौकरी नहीं मिलती, लेकिन इसके बिना भी नौकरी नहीं हो सकती। नहीं, यानी अभी से भी तैयारी करना आप चालू करें और सेल्फ स्टडी 5 से 6 घंटा के एवरेज में करें तो आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है और आप इसमें पास इजीली कर पाएंगे। सर, जितना फोबिया बना हुआ है ना, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन नहीं है। हाँ। जैसे हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, हम पता चलता है कि जब तक शुरू से लेकर के लास्ट तक पेपर पढ़े तब तक समय ये खत्म। तो आपको OMR शीट भी मार्केट से ले लेना चाहिए। सबसे जरूरी इसमें होता है टाइम मैनेजमेंट की। आप उस टाइम के अंदर, जैसे आपको बताया ना, 2.5 घंटे का पेपर आपका सेंटर पे होगा, लेकिन आपको 2 घंटे का ही स्टॉप वॉच लगा करके उसी दौरान पेपर करके उसी समय गोला बना लेना चाहिए। तो मान लीजिए आपका धीरे धीरे पढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी, समझने की स्पीड बढ़ जाएगी, OMR को रंगने की स्पीड बढ़ जाएगी, और आपको भी लगेगा कि जब एग्जाम देने जाएंगे तो लगेगा कि घर पर टेस्ट दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये भी है कि आप टाइम मैनेजमेंट करना टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हाँ, और वो टाइम मैनेजमेंट तभी हो सकती है जब एग्जाम में आपको 2.5 घंटा मिल रहा है तो आप घर पे 2 घंटा का ही स्टॉप वॉच लगाइए, ताकि आपको आधा घंटा का गैप मिले, ताकि एग्जाम में आप बहुत रिलैक्स फील करो। और कोई भी चीज सर प्रेशर में ही आप सीखते हैं। जब आपको प्रेशर रहेगा तो आप थोड़ा पढ़ने की स्पीड बढ़ाएंगे, समझने की स्पीड बढ़ाने का प्रयास करेंगे, गोला रंगने का स्पीड बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसे सर ऐसे समझिए ना कि वहाँ आपको लगता है 2.5 घंटा मिल गया, वहाँ आपका अंगूठा लगता है, फिंगर लगता है, बहुत सारा, वो पता चलेगा 3-4 मिनट वो ले लिया। पेपर बांटने में अगर थोड़ा सा भी लेट पेमेंट हुआ तो 2-3-4 मिनट वो ले लिए, आपका धीरे धीरे 8-9 मिनट ऐसे ही निकल गया। आप जोड़ रहे हैं 2.5 घंटे का पेपर है, मान के चलिए कि घुमा फिरा करके 10 से 15 मिनट वही सब ले लेता है, बड़ा बचा आपका कितना, 2.25 घंटा। तो ये जरूरी है, इसलिए 2 घंटा आपको कहा जा रहा है कि 2 ही घंटा में आप करने का प्रयास करिए। बहुत बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं सर कि वो सोचते हैं कि 3 घंटा हम कोचिंग में रहते हैं और 2 घंटा घर पे पढ़ रहे हैं तो 5 घंटा तो हमारी स्टडी हो ही गई, तो सर के अनुसार तो ठीक है। नहीं, तो क्या ये सही है कि 2 घंटा घर पे 3 घंटा कोचिंग में, तो 5 घंटा जोड़ दिए हो गई? नहीं, कम से कम आपको 5 घंटा घर पर पढ़ना चाहिए। सेल्फ स्टडी जिसमें डेली बाय डेली आपको प्रैक्टिस 2 घंटा 3 घंटा कंटेंट करना चाहिए कम से। बाकी आप कोचिंग में जाइए या कहीं जाकर के पढ़िए, आजकल तो बहुत सुविधा है, मान लीजिए ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पर बल देना है बच्चों को, और देखना है कि कौन सा सेक्शन मेरा कमजोर है, उस पर खूब बल लगा करके, जो सेक्शन कमजोर है उस पर थोड़ा फोकस ज्यादा करिए। बहुत से बच्चे, और जिसमें इंटरेस्ट न मिला उसको भी पढ़ना है। जैसे आपको संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गया, बच्चों को आनंद नहीं आता है, जाके एग्जाम में उसको खोलते हैं, पता चलता है 5 नंबर पाए, 8 नंबर पाए, वह उनको ले डूबता। इसलिए आपको उसको भी हल्के में नहीं लेना है। मतलब जो आपको इंटरेस्ट नहीं है उसको भी फोकस करना है, क्योंकि वो पास करने के लिए वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम लोग भी सर जब पढ़ते थे तो लगता था कि नहीं मैथ में ज्यादा समझ में आ रही है तो खाली मैथ बनाओ, छोड़ो दूसरा सब्जेक्ट, और दूसरा सब्जेक्ट छोड़ने के चक्कर में ही मैथ इतना मजबूत हुई। वो तो चलिए कि टीचिंग फील्ड में आ गए तो मैथ सेक्शन ठीक है, तो मैथ केवल पढ़ानी है भाई, दूसरा सब्जेक्ट तो पढ़ानी नहीं। लेकिन आपको चूंकि एग्जाम पास करना है, नौकरी चाहिए, तो आपको सारे सब्जेक्ट पर फोकस करनी चाहिए। चलिए, आज की पॉडकास्ट में हमने सीटेट से रिलेटेड मैक्सिमम सवाल के जवाब हम आपके सामने रख दिए हैं। बाकी किसी प्रकार का और सवाल यदि सीटेट एग्जाम के लेकर के आपके मन में उठे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 2 सबसर बच्चों के लिए मैं सारे बच्चों को धन्यवाद देता हूं। आप लोग इस एपिसोड को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो है कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। और जितना सुझाव आपको दिया गया है, मैं आशा करता हूं कि आप उस पर अमल करेंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।